अस्सलामुअलैकुम। अ, जनाब कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अयाज है। आई एम योर एसएफएम इंस्ट्रक्टर। आई एम क्वालिफाइड cost and management accountant, also a member. I have qualified my CMA certification in 2021 और आज का जो हमारा डेमो सेशन है ये एसएफएम के हमारे फॉरेन एक्सचेंज को कवर करता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एसएसएम के पेपर के अंदर जो पोर्शन है फॉरेन करेंसी का, वो बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस कर रहा होता है। देखें सर, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम बेसिकली हमारे रिस्क को मैनेज कर रहे होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो फॉरेन करेंसी के अंदर जो हम परचेज और सेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हमारा पेबल और रिसीबल आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क की वजह से उसमें हमें किसी किस्म का लॉस ना हो। ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस रिस्क को या तो मिटिगेट करें या तो मिनिमाइज करें। ठीक है। या तो 100% उसको अवॉइड कर जाएं या उसको कम से कम लेकर आए। ठीक है। तो जो हमारा फॉरेक्स का जो एरिया है एसएफएम का, उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं और आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे, इस वीडियो सेशन के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हम अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं जहां पे हम आपको बताएंगे कि आपका एसएफएम के अंदर जो फॉरेक्स का एरिया है वो कितना है। देखिए सर, करेंसी मैनेजमेंट के अंदर आपके पास दो रिस्क इन्वॉल्व है सर। इसके अंदर एक है करेंसी रिस्क, दूसरा है इसके अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है। आज जो हम कवर करने जाएंगे वो सर हम कवर करेंगे करेंसी के अंदर फ्यूचर। आज हम ये कवर करेंगे। इसके अलावा हम करेंगे सर एफआर, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है सर, ये दोनों चीजें हम कवर करेंगे हमारे आज के डेमो सेशन के अंदर। सर हमारे पास जो करेंसी मैनेजमेंट के अंदर जो करेंसी का रिस्क है उसमें टोटल 5 एलिमेंट है सर, जिसके अंदर है लीड पेमेंट, मनी मार्केट जिसको मनी मार्केट हेज भी कहा जाता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है सर, हमारे पास फ्यूचर्स हैं, हमारे ऑप्शंस हैं। जब हम शेयर्स को बाय या सेल कर रहे होते हैं तो हमें उन ऑप्शंस की वैल्यूएशन करनी होती है, तो हम उसको कवर करेंगे। इसके बाद सर जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है सर, हम उसको कवर करने चाहेंगे। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है जी। तो सर सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हमें करेंसी मैनेजमेंट को सीखना है कि करेंसी मैनेजमेंट के अंदर फॉरेक्स में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। सर सबसे पहले हम अगर इस क्वेश्चन को देखें, हमने इसमें आपको समझाने की कोशिश करी है बाइंग रेट और सेलिंग रेट। देखें सर, फॉरेक्स के अंदर एक बड़ा मेजर एरिया है बाइंग रेट का और सेलिंग रेट का। ठीक है। अब सर ये बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या होता है। देखिए सर, जब आप किसी करेंसी में पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक करेंसी को बाय करना पड़ता है, उसको हम सर बोलते हैं बाइंग रेट। और जब आपके पास किसी दूसरे कंट्री से करेंसी आती है तो सर हम उसको बेच के अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं सर, हम उसको बोलते हैं सेलिंग रेट। ठीक है जी। तो सर बाइंग रेट क्या हुआ। सर बाइंग रेट वो हुआ जो हम परचेज करेंगे, जो हम खरीदेंगे ताकि हम आगे जाके उसकी पेमेंट कर सकें जब किसी दूसरे कंट्री के अंदर हम दूसरी करेंसी को यूज करें। जैसे कि सर मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में और हम यूके से कोई सामान खरीद रहे हैं तो सर हमें जो पेमेंट करनी होती है वो पाउंड्स में करनी होती है। तो सर हम पाउंड्स को खरीदेंगे तभी तो अपनी पेमेंट कर पाएंगे। इसलिए सर जो पाउंड्स का जो रेट होगा वो बाइंग रेट होगा। और सेलिंग रेट क्या है सर। सर अब यहाँ पे आप सप्लायर हैं और आपका कस्टमर आपको बाहर से सामान जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है। तो सर जब आप अपने कस्टमर को सामान बेचेंगे और आप एज अ सप्लायर हैं, आपके पास फॉरेक्स आएगा। तो यानी कि सर आपके पास पाउंड्स आ गए। अब सर जब आपके पास पाउंड्स आ गए तो आप क्या करें। तो क्या सर हम उन पाउंड्स को क्या कराची में जाके यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं सर। हम रिक्शे वाले के पास जाएंगे और उसको 1 पाउंड देंगे तो सर क्या वो हमें बदले में उसका खुला देगा। नहीं सर, उसके उसके तो किसी काम का नहीं है। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा सर, हमें उस पाउंड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारी लोकल करेंसी के अंदर। सर जब हम उसको अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो हम उन पाउंड्स को कहीं ना कहीं जाके बेचेंगे। तभी तो सर हमें उसके अगेंस्ट हमारा पीकेआर मिलेगा। सर ये जो हम बेच रहे हैं, ये जो हम पाउंड्स को या किसी भी करेंसी को जब अपनी लोकल करेंसी में बेचते हैं तो सर वो जो
कीमत लगाई जाती है उनकी सर, उसको कहा जाता है सेलिंग रेट। ठीक है जी। तो सर यहाँ पे हम दो चीजों को देखेंगे, बाइंग रेट और सेलिंग रेट। अब सर हम आपको एक और मजे की बात बताते हैं। क्या सर, बाइंग रेट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेलिंग रेट। ठीक है जी। यानी कि जब आप किसी मिसाल देते हैं कि सर अभी जो डॉलर का रेट चल रहा है, मिसाल दे देते हैं, वो 270 चल रहा है ना। ठीक है। लेकिन सर जब आप इसको ओपन मार्केट में बाय करने जाएंगे तो इसका रेट 270 नहीं। ठीक है। जब आपको डॉलर चाहिए होंगे तो सर हो सकता है ये आपको पड़े 275। ठीक। और इसी तरह जब आपके पास डॉलर दें और अगर आप इसको बेचने जा रहे हैं और अपनी लोकल करेंसी यानी कि पीकेआर लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है सर ये आपको मिले 265 का। ठीक है। अब ये क्या बात हुई सर, खरीदने जा रहे हैं तो 275 का और सर जब बेचने जा रहे हैं तो 265 का। जी सर ऐसे ही होता है। ठीक है। तो सर बाइंग रेट हमेशा ज्यादा होता है और सेलिंग रेट हमेशा कम होता है। अच्छा जी। सर करेंसी कन्वर्जन के अंदर हमने आपके सामने कुछ एग्जांपल रखी हैं ताकि हम अपने इस बाइंग रेट और सेलिंग रेट को जरा स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि जब हम अपने आगे टॉपिक्स पे जाएं तो सर हमारा कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो। सर अगर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, सबसे पहला पर्टिकुलर सर क्या है, पेमेंट टू सप्लायर। सर सप्लायर को पेमेंट करनी है 2 मिलियन की। ठीक है सर, किस में पे करना है हमें उसे, सर यूएसडी में पे करना है। और सर जो हमारे पास जो करेंसी है यानी कि जिसके अगेंस्ट हम कन्वर्ट करके डॉलर लेंगे सर वो पीकेआर है। ठीक है। सर कितने मिलियन हमें देने हैं इनको, सर हमें इनको देने हैं, ये क्या है, ये पेमेंट है। हम दो कॉलम मैनेज करेंगे सर, पेमेंट और रिसीट का। यानी कि जब पैसा आएगा तो सर हम रिसीट बोलेंगे उसको, और जब पेमेंट होगी तो सर हम उसको क्या बोलेंगे, पेमेंट। और जब पैसा आएगा तो सर हम उसको बोलेंगे रिसीट। ठीक है। सर कितनी पेमेंट करनी है हमें, 2 मिलियन। तो सर इसको हम डालते हैं पेमेंट के अंदर। ठीक है जी। सर 2 मिलियन आ गए हमारे पास। इसको थोड़ा सा हम करेंसी के अंदर भी ले जाते हैं ताकि जरा ये अच्छा अच्छा लगे। सर पेमेंट करनी है हमें 2 मिलियन की। और जैसा कि सर हमने आपसे कहा, जब हमें डॉलर खरीद के पेमेंट करनी होती है तो सर हम बाइंग रेट यूज करते हैं। और अगर सर आप देखें यहाँ रुपीस, 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपी और डॉलर, यानी कि 1 डॉलर को खरीदने के लिए हमें कितनी रुपी पे करनी पड़ेगी सर, 102.3। तो सर ये बराबर वाला क्या है सर, हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि दो रेट होते हैं सर, एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। और सेलिंग रेट हमेशा कम होता है और बाइंग रेट हमेशा ज्यादा होता है। यानी कि सर इस केस के अंदर 102.9 ये हमारा बाइंग रेट है और 102.3 सर ये हमारा सेलिंग रेट है। ठीक है। यानी कि सर जब हम इस 2 मिलियन की पेमेंट करने जाएंगे तो सर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, बाइंग रेट से। यानी कि सर आपको 2,05,800 पीकेआर देने पड़ेंगे तब जाके आप 2 मिलियन डॉलर खरीद पाए। क्लियर है सर, यहाँ तक आए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर अब यहाँ पे हमारे पास रिसीट है, यानी कि हमारा एक कस्टमर है जो हमें पैसे भेज रहा है, हमारे पास करेंसी आ गई है। अब सर हम उसको पीकेआर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सर कितनी है वो है 5 मिलियन। ठीक है ठीक, जरा इसकी फॉर्मेटिंग ओके कर देते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सर 5 मिलियन आने जा रहे हैं। और सर क्या मिल रहा है हमें, ईआर। ठीक है जी। और सर पता नहीं करेंसी का नाम क्या है, यूरो कर देते हैं सर, इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूरो बोल देते हैं इसको। सर 1 यूरो का जो रेट है वो है एक पीकेआर के अगेंस्ट 120.1 और 120.8। सर हमने आपसे कहा था 120.8, यानी कि जो बड़ा रेट होता है सर हम उसको बाइंग रेट कंसिडर करते हैं और जो छोटा रेट होता है सर हम उसको सेलिंग रेट कंसिडर करते हैं। अब सर हमें 5 मिलियन आ रहा है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर इसको, बाइंग रेट से क्या सेलिंग रेट से, सर सेलिंग रेट से, क्योंकि बाहर से करेंसी आ गई है, रिसीव हो गई है, अब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पीकेआर। तो सर कितने पैसे आएंगे आपके पास। ठीक है। तो कुछ समथिंग बनती, कुछ 6 करोड़, कुछ 60 लाख समथिंग है। आगे बढ़ते हैं सर। सर अब क्या है, रिसीट है फ्रॉम कस्टमर, कितने हैं सर, 0.25 मिलियन। ठीक है, यानी कि ये 2.5 लाख की बात हो रही है। और सर यूरो हैं ये, और 125 और 126, 126।
सर एक काम करते हैं, हम ये सारे कोड एक साथ पहले लिख देते हैं, बल्कि नहीं, आगे जाके एक मसला होने वाला है। ठीक है सर, रिसीट है हमारे पास 2.5 लाख की, और क्योंकि सर ये कस्टमर से रिसीट है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर किससे, सेलिंग रेट से, क्योंकि सर हमारे पास करेंसी आ गई है और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पीकेआर में। ठीक है जी सर, ये तो एरिया हमारा ओके हो गया और हमें समझ भी आ गया कि इसके अंदर क्या चीज डिस्कस की जा रही है। अब सर यहाँ पे हम आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सर इस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। सर डायरेक्ट कोट क्या होता है और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है? सर हमने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि $1 270 का है, ऐसा ही है, यानी कि 1 USD इज इक्वल्स टू 270। ठीक है। अब सर अगर आपके पास $2,000 है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सर आपके पास जो रिजल्ट होगा वो पीकेआर। सर ये जो आप मल्टीप्लिकेशन करके पीकेआर में कन्वर्ट कर रहे हैं सर, हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट कोटेशन के अंदर सर हम हमेशा जो हमारी रिक्वायर्ड करेंसी होती है, यानी कि हमारे इस केस में जो हमने ऊपर 3 एग्जांपल पढ़ी सर, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड करेंसी थी वो सर पीकेआर में थी। ठीक है, यानी कि कितने पैसे दे के डॉलर हमें मिलेंगे, 2 मिलियन, कितने पैसे हमारे पास आएंगे जब हम अपने डॉलर या यूरो को बेचेंगे। सर ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने यूज करी ऊपर ये 3 सिनेरियो में सर, हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोड। सर एक तरीका और है, ठीक है सर, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कोड। ठीक, यहाँ पे सर डेटा हमें दिया होता है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से दिया होता है। और सर इसकी पहचान क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट कोड क्या है और इनडायरेक्ट कोड क्या है? सर जो रिक्वायर्ड करेंसी है ना, अगर आप इन तीनों सिनेरियो में देखें सर, वो आ रहा है रुपी अपॉन यूएसडी। ठीक है, यानी कि रुपी अपॉन यूएसडी। सर जब जब आपकी करेंसी जो रिक्वायर्ड करेंसी है वो ऊपर होती है सर, हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट कोड में क्या होता है सर, जो रिक्वायर्ड करेंसी होती है वो नीचे होती है। ठीक है, यानी कि सर अगर हम केस 4 देखें, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, 0.0085 और 0.0084। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे, 0.0085 और 0.0084। ठीक है, शायद कन्वर्जन की वजह से कर रहा है सर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब सर यहाँ पे एक पंगा है। क्या पंगा है सर? सर डायरेक्ट कोर्ट में हमने आपसे ये कहा था कि सेलिंग रेट बड़ा होता है, और सॉरी, सेलिंग रेट छोटा होता है और बाइंग रेट सर बड़ा होता है। इनडायरेक्ट कोर्ट में सर ये लॉजिक उल्टा है। क्यों सर? यहाँ पे आपका जो सेलिंग रेट होता है सर वो बड़ा होता है और बाइंग रेट आपका छोटा होता है। एग्जाम्पल देते हैं सर हम आपको इसकी, 2000, 0.0085 और 0.0084। अब सर देखिएगा जादू क्या होगा। डायरेक्ट कोर्ट में मल्टीप्लीकेशन होती है, इनडायरेक्ट कोर्ट में सर डिवाइड होता है। ठीक है जी, ये देखें सर, अब मुझे एक बात बताएं आप। सर जब आप बड़े फिगर से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 235, और जब छोटे फिगर से डिवाइड कर रहे हैं तो सर आ रहा है आंसर 238। यानी कि सर जब आप इनडायरेक्ट कोड यूज करते हैं तो जैसा कि सर हमें पता है कि जब बाइंग हम कर रहे होते हैं सर, हमेशा हमें पैसे ज्यादा पे करने होते हैं। इसी तरह जब हम सर जब सेल करते हैं तो सर पैसे हमेशा हमें कम मिल रहे होते हैं। तो सर जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा तो आपके पास डिवीजन करने के बाद फिगर जो है वो सर आपके पास आएगा छोटा। इसी तरह सर जब हम इसको 0.0084 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा फिगर बड़ा आ रहा है। यानी कि सर इनडायरेक्ट कोर्ट में हमने एक चीज ये सीखी है कि इनडायरेक्ट कोर्ट में सर जो बाइंग रेट होगा वो हमारा छोटा रेट होगा, और सेलिंग रेट सर कौन सा होगा, हमारा बड़ा रेट होगा। आंसर ठीक हो गया। सर यहाँ पे क्या है हमारे पास, सर हमारे पास रिसीट है। ठीक है, इसलिए सर हम इसको रखेंगे रिसीट के कॉलम में। सर रिसीट कितनी है, 2.5 लाख है। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप कर लेते हैं। और सर रिसीट है तो हम इसको डिवाइड करेंगे बड़े फिगर से,
क्योंकि सर ये इनडायरेक्ट कोट है इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। सर इसके बाद जो है हमारे पास इम्पोर्टर टू पे, यानी कि सर पेमेंट की बात हो रही है। सर कितना पेमेंट कर रहे हैं हम? सर हम 6 लाख की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, मान लिया। अब सर डायरेक्ट कोर्ट है क्या इनडायरेक्ट कोर्ट है? आप बताएं देखिए। रिक्वायर्ड करेंसी क्या है सर? PKR। हाँ जी। सर डायरेक्ट कोर्ट के अंदर आपकी रिक्वायर्ड करेंसी ऊपर होती है। इनडायरेक्ट कोर्ट में आपकी रिक्वायर्ड करेंसी डिनोमिनेटर में होती है। डायरेक्ट कोर्ट में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनडायरेक्ट कोर्ट में सर हम डिवाइड करते हैं। सर यहाँ क्या हो रहा है? सर यहाँ पे हमारी करेंसी ऊपर है, इसका मतलब ये है कि सर ये डायरेक्ट कोर्ट। और जैसा कि सर हमने सीखा भी थोड़ी देर पहले कि बाइंग रेट बड़ा होगा, सेलिंग रेट छोटा होगा। तो सर पेमेंट है, यानी कि हम यूज करेंगे बाइंग रेट। ठीक है सर, यहाँ तक कोई मसला नहीं। तो सर इसके बाद जो नीचे का एरिया है वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सर हमने बेसिकली दो चीजें समझी। सबसे पहले सर हमने यहाँ पे ये चीज सीखी कि सर फॉरेक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, सर बाइंग रेट और सेलिंग रेट, जो कि ओपन मार्केट में जब आपने कभी पेमेंट करनी हो या आपने कभी अपने रिसीट्स जो आपके पास किसी भी करेंसी में रिसीव हुए हैं सर, जब आप उसको अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो सर हम सेलिंग रेट यूज करते हैं। पेमेंट के टाइम बाइंग रेट और रिसीट के टाइम सर सेलिंग रेट। सर दूसरी चीज हमने यहाँ पे सीखी सर कोटेशन, यानी कि सर इसको हम बोलें कि कन्वर्जन। जब सर हमारे पास एक डायरेक्ट कोड होगा तो कन्वर्जन के लिए हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और जब सर हमारे पास इनडायरेक्ट कोड होगा तो हम इसके लिए कन्वर्जन के लिए सर हम डिवीजन का यूज करेंगे, यानी कि सर हम उसको डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट कोड में बाइंग रेट बड़ा होता है, सेलिंग रेट छोटा होता है। इनडायरेक्ट कोड में सर बाइंग रेट छोटा होता है और सेलिंग रेट सर बड़ा होता है। तो सर इसको कवर करने के बाद हमारा जो अगला एरिया है वो है सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, सबसे पहले सर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट hedge against transaction exposure by allowing the importer और exporter, यानी कि सर इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट करनी होगी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सर हमारे पास रिसीट आएंगे। और इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है सर? हेज करना, यानी कि सर फॉरेक्स के रिस्क को या तो एलिमिनेट करना या मिटिगेट करना या सर उसको कम से कम लेकर आना। To sell or buy a quantity of foreign currency at a future date at a rate of exchange determined when the forward contract is made. The trader will know in advance either how much local currency he will receive if he is selling foreign currency to the bank, or how much local currency he must pay if he is buying foreign currency from the bank. यानी कि सर जब आप फॉरेक्स के अंदर डील कर रहे हैं और आप पेमेंट कर रहे हैं या आप रिसीट कर रहे हैं तो सर आप ऐसा कौन सा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लें जिसके बिहाफ पे आप अपने फ्यूचर के रिस्क को मिटिगेट कर सकें। क्या मतलब सर इसका? सर इसका मतलब ये कि आपने एक पेमेंट करनी है 3 महीने बाद। ठीक है। अब सर 3 महीने बाद आपको नहीं पता कि डॉलर शूट करने वाला है या डॉलर स्टेबल रहेगा या डॉलर डिक्लाइन होगा। सर ऐसे केस में आप बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और बैंक आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है सर, हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप आज ही बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं और इर्रिस्पेक्टिव फ्यूचर में उसका रेट क्या हो, आपने जो आज रेट बैंक के साथ ओके कर लिया जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए सर, आपका वो रेट लॉक हो गया। क्या मतलब? सर अगर आप आज खड़े में हैं 5 जून पे, ठीक है, और आपके पास पेमेंट आनी है 1 महीने बाद यानी कि 5 जुलाई। ठीक है। आपके पास सर जो पेमेंट आपको करनी थी सर वो करनी थी $2000। आज जो मार्केट, हम सर यहाँ पे लिखते हैं बाइंग रेट और सेलिंग रेट। सर आज जो बाइंग रेट चल रहा है सर वो चल रहा है 270 और सेलिंग रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 265। ठीक है। अगर आज आप ये पेमेंट करते तो आपको ये पड़ते 5,40,000। 5,40,000 रुपये आप देंगे तो आपको $2000 मिल जाएंगे और आप उसको पे कर दें। लेकिन सर मसला ये है कि आपने ये पेमेंट करनी है 1 महीने बाद। अब सर 1 महीने बाद आपको नहीं पता कि डॉलर की सिचुएशन क्या होने वाली है।
अब इस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आप बैंक के साथ करते हैं एक मुआहदा, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट। सर बैंक आपको ये बोलता है कि जनाब आज 5 जून को एक काम करें, आप मेरे साथ एक डील करें। वो डील क्या है सर? आप मेरे साथ 272 पे ये कॉन्ट्रैक्ट लॉक कर लें। क्या मतलब सर? 272 में आप मुझसे डॉलर खरीद लिएगा 1 महीने बाद, जब आपको पेमेंट करनी है, भले मार्केट में कोई भी रेट चल। तो सर मिसाल के तौर पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, और क्योंकि सर हम बाइंग रेट यूज कर रहे हैं, तो हम 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 272 से। तो सर यानी कि आप खरीद रहे हैं 5,44,000 पे। अब सर 5 जुलाई आ गया। अब 5 जुलाई को सर दो सिचुएशन हो सकती है। क्या सर? 5 जुलाई को जो करंट है वो हो गया 269 का या 275 का। पेमेंट कितनी करनी है हमें? $2000, दोनों कंडीशन पे $2000। मल्टीप्लीकेशन करते हैं सर, ठीक है जी। दोनों, ये हमारा सिनेरियो ए है, ये हमारा सिनेरियो बी है, और ये करंट है, यानी कि 5 जुलाई की सर हम बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे सर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया था बैंक से। कितने का खरीदा था सर हमने? 272 का। ठीक है, 272 पे सर हमें 5,44,000 रुपए देने हैं 5 जुलाई को। भले मार्केट में कोई भी रेट चल रहा है, हमने बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया है, और सर हम इसी रेट पे बैंक से डॉलर खरीदेंगे और दे देंगे। अब करंट उस दिन यानी कि 5 जुलाई को सर रेट क्या हुआ? सर दो कंडीशन हुई है, या तो 269 का हो जाए वो, या 275 का हो जाए। सर अगर वो हो गया 269 का, तो सर आपने कितने का बुक करा था? 544 का। अभी कितने का चल रहा है? 538 का। यानी कि सर आप 6,000 का लॉस कर बैठे हैं मेरे भाई। ठीक है, और इसी तरह सर अगर आपने 544 का लॉक किया था, और आज जो रेट चल रहा है वो 275 है, यानी कि 550, यानी कि सर आप 6,000 का प्रॉफिट बोल सकते हैं सर आप इसको। इनकम तो खैर नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बोल लें, या आपका ये लॉस होने से बच गया। ठीक है, यानी कि सर आपकी 6,000 रुपए की बचत हो गई। सर हम इसको सेविंग भी बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है जी। तो सर ये दो कंडीशन हुई है आपके साथ। आपने 5 जून पे आपके पास एक पेमेंट आपने करनी थी 1 महीने बाद, यानी कि 5 जुलाई को। सर कितने डॉलर करनी थी? $2000। आप बैंक के पास गए पहली फुर्सत में। सर बैंक ने आपसे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सर आप दोनों ने क्या एग्री करा कि भाई 1 महीने बाद आप मुझे $2000 दे देना। किस रेट पे? 272 पे। अब 5 जुलाई, यानी कि 5 जून से ठीक 1 महीने बाद, सर 5 जुलाई को दो सिनेरियो हुआ। सर डॉलर मार्केट में 269 का मिल रहा था, और मार्केट में 275 का मिल रहा था। 269 पे सर हमें लॉस हो गया 6,000 का, और 275 पे सर हमें प्रॉफिट हो गया। ये हमारा लॉस होते होते बच गया सर कितने का? 6,000 का। ठीक है जी। सर इस पे डायरेक्ट पहुंचने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। क्या? सर हमने जो फिगर बैंक के साथ अग्री करा, सर उसमें से डायरेक्ट आप इसको माइनस कर दें। ठीक है जी। कितने का सर? 3 रुपए का फायदा। ठीक है, फायदा हुआ, नुकसान? नुकसान हुआ। सर 272 पे लॉक किया है, और 269 का मार्केट में चल रहा है, यानी कि सर यहाँ पे हमें नुकसान हो गया। इसी तरह सर 272 में से 275 को माइनस कर दें, तो सर 3 रुपए का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट फ्लैश सेविंग। और सर इससे आप अपने डायरेक्ट करेंसी को मल्टीप्लाई कर लें, ताकि आप नेट ऑफ पहुंच जाएं कि आपको कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ। ठीक है सर, यहाँ पे आपने डिफरेंस लिया था दोनों अमाउंट का, यहाँ पे सर आपने करेंसी का डिफरेंस लेके अपने डॉलर से मल्टीप्लिकेशन कर दी, और आपने ये आंसर निकाल दिया। तो सर आई होप कि आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और हम सर अब चलते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जो एग्जाम के अंदर हमें टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। सर स्क्रीन आपके साथ शेयर है, आई होप। और अब हम इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, एक पाकिस्तानी इंपोर्टर है,
knows on April 1 that he must pay a foreign sailor 26,500। सर स्विस करेंसी में हमें पे करना है उसको। तो सर सबसे पहले हम अपना थोड़ा सिनेरियो क्लियर कर लेते हैं। पेमेंट करनी है सर हमें कितनी, 26,500 की। तो सर यहाँ ऊपर लिख देते हैं स्विस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन 1 मंथ टाइम, यानी कि सर 1 महीने बाद, ही कैन अरेंज अ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट विद हिज बैंक। ठीक है सर, बैंक के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट अरेंज कर लिया अप्रैल 1 पे। देखें सर यहाँ पे अप्रैल 1 पे उसको ये पता चला कि मुझे 1 महीने बाद पेमेंट करनी है, यानी कि 1 मई को। और सर 1 अप्रैल को वो बैंक के पास भागा और बैंक के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सर कितने रुपए का, 102 रुपए का। ठीक है जी, यानी कि उसको 2,27,00,000, 2 लाख है, हाँ भाई 27,03,000 रुपए देने होंगे 26,500 स्विस करेंसी लेने के लिए। इस पे लॉक हो गया सर ये। अब स्पॉट रेट, सर स्पॉट रेट करंट रेट को बोलते हैं जो उस दिन चल रहा था, यानी कि 1 मई को जो रेट हुआ। सर हमने आपसे कहा था 2 सिनेरियो होंगे। बी, क्या हुआ है सर दोनों सिनेरियो में? सर यही करेंसी हम ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे। सर 105 का हो गया और 98 का हो गया। ठीक है, देखते हैं सर क्या हुआ है। अब देखें, जब आप 105 पे आए सर, इसमें से हम माइनस करेंगे इसको 79,500। सर आपका लॉस होते होते बच गया। देखिए ना सर, यहाँ से नजर आ रहा है 102 पे लॉक किया, 105 यानी कि 3 रुपए बढ़ गया। तो सर 79,500 का हमें नुकसान होने से बच गया। सर आप देख सकते हैं हमने किस में से किसको माइनस कर। इसी तरह सर अगर आपने 27,03,000 पे लॉक करा है और सर स्विस करेंसी डी वैल्यू हो गई, डी वैल्यू हो गई सर वो 98 हो गई, तो हमें कितने देने पड़े, 25, यानी कि सर ये हमें क्या हो गया, लॉस। ठीक है जी। सर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये सर हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई बाय 26,500। सर तब भी यही आंसर आना था। ठीक है जी। इसी तरह सर हम ये करते हैं, माइनस ये। ठीक है जी, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है सर, तब भी आंसर सेम ही आया। तो आपकी मर्जी है सर, आपने इसको टोटल पे कैलकुलेट करना है, डिफरेंस लेना चाह रहे हैं, या करेंसी का डिफरेंस लेके आप इसको सॉल्व करें। तो सर ये इतना छोटा सा आपके पास क्वेश्चन है, और इसमें सर हमें हुआ है गेन, और सर इसमें हमें हुआ है लॉस। ठीक है जी। सर आई होप सिंपल एग्जांपल थी, और हमने हमारे पिछले कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए इस क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर लिया। सर क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। सर क्वेश्चन 2 जो है, एक यूके बेस्ड कंपनी है, वॉज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव। देखें सर यहाँ पे हमने पेमेंट की बात करी थी, यहाँ पे हम रिसीव की बात करेंगे। सर यही डेटा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम इसी को ही मैनिपुलेट कर लें और हमें काम जरा कम करना पड़े। सर इसको हम बोल देते हैं रिसीव्ड। ठीक है जी। सर कितने हैं, 1 लाख। ठीक है जी। ठीक है सर, $1 लाख है, यूएसडी है। सर कितने टाइम बाद हमें रिसीव होंगे, 2 महीने बाद। ठीक है। इंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर मुझे नहीं पता कि 2 महीने बाद रेट क्या होगा। तो सर मैं बैंक के पास गया और मैंने बैंक के साथ किस रेट पे इसको अग्री कर लिया। हाँ देखें सर, यहाँ पे आप हमें पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। सर पिछले क्वेश्चन में आपको एक ही रेट दिया हुआ था, यहाँ पे सर आपको 2 रेट दिए हैं। यानी कि सर आपने यहाँ पे बाइंग रेट और सेलिंग रेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। सर क्या है ये, रिसीट है। तो सर हम कौन सा रेट यूज करेंगे, सेलिंग रेट। और सर कोड कौन सा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। सर कौन सी करेंसी आने वाली है, यूएसडी जो है आएगी, सॉरी, एक्सपेक्टिंग टू रिसीव यूएसडी इन 2 मंथ्स, calculate gain with low approved 2 months time forward, 1 month transaction happen to का। ठीक है। अच्छा जी, यूके, हाँ सर यहाँ से पकड़े ना, यूके बेस्ड कंपनी। यानी कि सर जो जिस करेंसी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वो करेंसी अगर ऊपर है तो सर वो डायरेक्ट कोट है, अगर वो करेंसी नीचे है तो सर वो इनडायरेक्ट। देखें सर यहाँ पे दोनों चीजें जज हो गई हैं आपसे। ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं ताकि सर हमें क्लियर हो।
ये सर हमारा फॉरवर्ड का रेट है, ठीक है। कोड कौन सा है सर? ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, बताइए। रिक्वायर्ड करेंसी कौन सी है? यूके की करेंसी कौन सी है सर? सर जीबीपी। सर डिनोमिनेटर में है या ऊपर है? सर डिनोमिनेटर में, यानी कि सर ये जो कोड है ये आपका है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कोड में सर हमने क्या सीखा था कि सर छोटा रेट आपका बाइंग रेट होता है, बड़ा रेट आपका सेलिंग रेट होता है। सर दो रेट दिए जाए 1.55 1.58। बाइंग रेट में आएगा सर 1.58 और सेलिंग रेट में आएगा, नहीं सर, ये आएगा सेलिंग रेट में, छोटा रेट आएगा यहाँ पे। ठीक है ना सर, कितनी कंफ्यूजन होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड में। अच्छा जी, अब 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स भाई क्या हुआ? आफ्टर 2 मंथ सर 1.59 और 1.62, 1 पॉइंट और 62। ठीक है, ये आफ्टर 2 मंथ की सिचुएशन है। और सर इधर सिनेरियो नहीं है, इधर एक ही सिनेरियो, तो इसको हम हटा देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है जी। सर आपने बैंक के साथ आज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा सर, क्योंकि ये रिसीट है, ठीक है, आपको पैसे रिसीव होने हैं, तो सर हम सेलिंग रेट यूज करेंगे। इनडायरेक्ट कोड में सर सेलिंग रेट बड़ा रेट होता है, इसका मतलब सर हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक। सर कितने यूएसडी बनेंगे, सॉरी कितने जीबीपी बनेंगे? 6329। ठीक। अब सर स्पॉट रेट क्या हुआ, यानी कि उस दिन सिनेरियो क्या हुआ? सेलिंग रेट यूज करेंगे सर। जी भाइयों बताइए। 61728, यानी कि सर आपने 2 महीने बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया सर रिसीट का, और आपके पास कितने जीबीपी आ गए? 63291। जबकि अगर आप उस दिन एक्चुअल में जाके उसको खरीदते, स्पॉट रेट पे खरीदते, तो सर आपके पास जीबीपी आते 61728, यानी कि सर आपके पास जाया आए हैं, यानी कि आपको हुआ है गेन। सर आप इसका डिफरेंस निकाल लें ताकि आप बता सकें आपको कितना गेन। सर 1563 जीबीपी का आपको क्या हुआ है? गेन। ठीक है जी। तो सर इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड को देख लिया, और सर हम इसमें बाइंग रेट और सेलिंग रेट भी एग्जामिनर ने हमसे टेस्ट कर लिया।